हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपके लिए, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो साइंस का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, किसका? साइंस का, मतलब एसएससी, मतलब एमटीएस, सीएचएसएल 10+2 वगैरह, जिसका एग्ज़ाम जो आने वाला है अगले नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले 3 टॉपिक की मैंने वीडियो बना दी, कम से कम 200, मतलब 289 तक भी, मतलब क्वेश्चन थे, मतलब 289 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 3 टॉपिकों से। लेकिन ये जो आज चौथा टॉपिक है, ठीक है, उसे देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ें। ठीक है, वो मैंने अभी बंद कर दिया था बीच में। ठीक है, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू, मतलब डेली लगातार बेसिस पर मतलब डालता रहूँगा वीडियो को। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक, इससे वेरियस टाइप ऑफ बीम मोशन से, ठीक है, इससे पहले 3 टॉपिक करा दिए मैंने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो। हाँ, तो पहला 290 में क्वेश्चन है, अगर एक आलू को कागज की सफ़ेद बिना छपी, तो सफ़ेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रख कर सूक्ष्म तरंगे में रख दिया जाए, मतलब सूक्ष्म तरंगों में रख दिया जाए, मतलब बिना छपी कोई प्लेट है, उसमें एक आलू रख कर रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट गर्म नहीं होती है। तो यह कारण है, किसका कारण है ये? अगर किसी कोई कागज़ की सफ़ेद में कोई प्लेट बना दी जाए बगैर छपी, मतलब उसमें उसके बीच में आलू रख दिया। ठीक है, जैसे कोई प्लेट बना दी कागज़ की, ठीक है, इस तरह से, और इसमें एक आलू रख दिया बीच में। तो अगर इसमें मतलब सूक्ष्म तरंगे का आवरण किया जाए, मतलब करंट, ठीक है, तरंगे डाली जाएँ, तो ये आलू गर्म हो जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है, किस कारण से गर्म हो जाता है? तो बता दूँ मैं आपके लिए, जो ये आलू में पानी होता है, तो आलू में वाटर तो होता है, जबकि कागज़ में पानी नहीं होता। इसी वजह से आलू का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है और कागज़ का सेम रहता है। ठीक है, इसी वजह से। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 291 पर। 291 क्वेश्चन हमारा, समुद्री जल का बिल बिलवणीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। जो समुद्री जल का जो बिलकणीकरण है, वो उत्क्रमणित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है, जो विलयन जो होता है उस पर प्रयुक्त दाब होता है, वो किसका होता है? परासरणिक दाब से कम होता है, या परासरणिक दाब से अधिक होता है, परासरणिक दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? क्या होता है बताइए जल्दी से। समुद्र जल का जो विलयनीकरण किया जाता है, तो बता दूं मैं आपके लिए, तो उसे उत्क्रमण किया जाता है। तो विलयन प्रयुक्त दाब होता है, तो विलयन का जो प्रयुक्त प्रेशर है वो समुद्री जल से कम होता है। ठीक है, कौन सा ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? ठीक है, समुद्री जल से कम होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 292। जब किसी सोविंग ब्रूस को पानी से निकाला जाता है, जो सोविंग ब्रूस है वो पानी से निकाला जाता है, तब उसके बाल आपस में चिपक, किसके कारण चिपक जाते हैं? जो बाल हैं आपस में किसके कारण चिपक जाते हैं? तो बता दो मैं, सरफेस टेंशन के कारण चिपक जाते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, वो ही मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चला कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं, ठीक है, और टाइम ना वेस्ट करती हूँ, जल्दी इसी वजह जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आर्द्रता बढ़ेगी तो वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन, वायु में वेग वेग प्रभावित नहीं होता है। आर्द्रता तथा आवृत्ति में जब परिवर्तन होगा तो वायु में वेग प्रभावित नहीं होता। तो क्या हुआ? तो ये पूछा कौन सा कथन सही है। सबसे बता दो, तो वायु में जो ध्वनि का वेग जो होता है, ठीक है, एयर में जो साउंड की वेलोसिटी होती है, वो दाब पर निर्भर नहीं करती, वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। कहाँ? एयर इन वेग। ठीक है, वेग जो होता है हमारा वायु में, वो दाब पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 294। टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पद डॉल्बी वी तथा डॉल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है? टेप रिकॉर्डर जो होता है, तो किसे निर्दिष्ट करता है? तो बता दूंगा, जो रव ह्रास परपथ जो होता है, एक रव ह्रास परपथ होता है, उसे मतलब निर्दिष्ट करता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 295 क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। इसका कारण देख लो, ध्वनि की गति पर परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर नहीं करता।
तो क्या होगा? तो सबसे पहले बता दूं मैं आपके लिए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले तो ए गलत है। अगर जो मैक संख्या होती है, जो मैक नंबर मतलब एक मैक बराबर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, एक मैक नंबर बराबर। लेकिन ये सभी जगह सेम रहता है, ये तो पता है। लेकिन आर तो बिल्कुल सही है, ए गलत है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 15 गुना बढ़ जाता है 15 किलोमीटर 40 से ऊंचाई जाने पर, फिर भी इतना रहता है, लेकिन चेंज तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, परंतु आर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, 296, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी हैं? तो माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर देख लो। क्वेश्चन 277 में कहता है कि निम्न कौन सा कथनों पर विचार करना है। तो कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये दे रहा है कि कम लंबाई की जो बांसुरी होती है तो उसकी आवृत्ति तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब कह रहा है दूसरा ध्वनि तरंगें ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। तो ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी तरंगें होती हैं, ठीक, प्रगामी होती हैं वो। देख, कम लंबाई की तो बांसुरी, तो जितनी लंबाई कम होगी बांसुरी की आवाज़ इतनी प्रतिध्वनि इतनी बेकार खराब होगी, ठीक है। लेकिन निम्न ये गलत है, ठीक है, निम्न उच्च आवृत्ति की ध्वनि प्राप्त होगी इससे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 298। क्वेश्चन 298 कहता है कि टेलीविजन प्रसारणों में से श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो बता दो, आवृत्ति आरोपण। जो आवृत्ति आरोपण है, टेलीविजन प्रसारणों को श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए ये प्रयुक्त तकनीकी मानी जाती है, ठीक है, आवृत्ति आरोपण। चलते हैं आगे। 299 क्वेश्चन है कि दूरदर्शन प्रसारणों में से ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी है। जो दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेत जो होते हैं को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो बता दूं, आवृत्ति मॉडुलन। जो आवृत्ति मॉडुलन है, जो दूरदर्शन जो प्रसारण जो होते हैं उनकी ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी मानी जाती है। और वहाँ पर अलग थी, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, टाइप अलग है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? जो टेलीविजन के दूरसंचार नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो बताइए। तो अपवर्तक विकिरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन, चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 301 पर चलते हैं। क्वेश्चन 301 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूर नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा है? वह अवरक्त। कौन सा है? वो अवरक्त माना गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 302, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग की जाती है? तो टीवी के रिमोट में कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? वो रेडियो तरंग है। कौन सी? रेडियो तरंग है, उसमें प्रयुक्त की जाती हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 303 पर। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है? शोर की सह सीमा समझते हो? तो कितनी होती है? 85 डेसिबल से होती है। कितनी? 85 डेसिबल होती है। आगे मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा मानी जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 304 पर। क्वेश्चन 304 में किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? कौन सी ध्वनि है वो अधिक ध्वनि का हानिकारक प्रदूषक मानी जाती है? किस स्तर पर? डेसिबल में पूछा है, तो कुछ नहीं है, यह एक 80 डेसिबल 80 डीबी मानी जाती है, ठीक है। ये सबसे हानिकारक प्रतिध्वनि मानी जा गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब उनकी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। उनके डेसिबल में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं जबकि, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 306 पर। क्वेश्चन 306 में आया, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इससे नई नई वीडियो लेकर आऊँगी, तो ठीक है। ये साइंस से बूस्टर चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। SSC CHL MTS के लिए 2022 में जो अगले नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम की जितने भी साइंस से क्वेश्चन थे मैंने वो लेके आया यहाँ पर, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन 306 में 100 डेसिबल की आवाज़ की जो लवणता है, जो लवणता का स्तर संगम होगा
ठीक है। तो उसका संगम जो कितना होगा, तो वो होगा यंत्र कारखानों के शोर से। 100 डेसिबल की आवाज़ है, 100 डेसिबल की जो आवाज़ होगी वो हमारा जो कारखाने यंत्र होते हैं उनकी जो आवाज़ निकलती है वो 100 डेसिबल की मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 307 पर। क्वेश्चन 307 में कहता है कि किस टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 308 पर। क्वेश्चन 308 में सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य सुनाई देता है तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सामान्य स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 309 पर। क्वेश्चन 309 में कहता है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाता है, जैसे सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर का कारण किया जाता है। किस मतलब उनकी ध्वनि का जो भेद है किसके कारण डिफाइन किया जाता है ये बताना। तो किसके कारण डिफाइन किया जाता है? केवल ध्वनि गुणता के कारण, केवल ध्वनि गुणता के कारण ही उसका पता लगाया जाता है कि कौन सी आवाज़ किसकी है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 310 पर। क्वेश्चन 310 में कहता है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? कौन सा स्तर है वो उत्तरदायी है? वो आयनन मंडल माना गया है। ठीक है, आयनोस्फीयर बोलते हैं उसे, आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनन मंडल जो रेडियो तरंगों जो भी होता है रेडियो तरंगों वहाँ से आयनन मंडल से वापस आती है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलते हैं आगे 311 में। क्वेश्चन 311 में कहता है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन मतलब जिगर रिप्रोड्यूशन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क से बोलते हैं ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। जो ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, ये बताना आपके लिए। तो बताइए जल्दी से क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो उसमें बता दूँ मैं आपके लिए। जो प्रयुक्त होता है उसमें सबसे पहले तो ये लेजर बीम, उसे लेजर बीम बोलते हैं। ठीक है, जो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है और ऑडियो प्लेयर वगैरह में इनमें प्रयुक्त जो होता है वो बता दो आपके लिए, जो लेजर बीम बोलते हैं उसे, वो प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 312। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर कितना है? वो 60 डेसीबल होते हैं, 60 डेसीबल का प्रयुक्त ध्वनि स्तर माना गया है। ठीक है, मनुष्य के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये कॉस्मिक किरणें में से निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। कौन सा कथन सही होगा ये बताना आपके लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, तो बता दो आपके लिए बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कॉस्मिक रे ये गलत है। सबसे पहले तो ये कॉस्मिक रेज होती हैं जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक, प्रोड्यूस्ड नहीं करती हैं, तो हाँ उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, ये राइट ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा है गलत ऑप्शन नहीं है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेश कणों से बनी होती हैं, हाँ ये भी सही बात है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही बात है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है इसका। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 314 पर। क्वेश्चन 314 में आए पराश्रव्य तरंगों उत्पन्न करने में पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो पराश्रव्य तरंगें उनको उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है बताइए? लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब लघु लोह चुंबकीय पदार्थ या दाब विद्युत पदार्थ या ताप विद्युत पदार्थ क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो बता दें आपके लिए लोह चुंबकीय पदार्थ जो ये प्रयुक्त किया जाता है पराश्रव्य तरंगों के उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 315 पर। पराश्रव्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है, कितनी होती है पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि आवृत्ति? तो बता दो आपके लिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलते हैं आगे 16वां 316 ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। किस में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगें? तो वो निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चलती, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन, वो ही मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे ध्वनि तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें क्या हैं? ध्वनि तरंगें केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें होती हैं ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 318 पर। क्वेश्चन 318 में कहता है कि ध्वनि का वेग महत्तम होता है, ध्वनि का वेग जो महत्तम होता है कहाँ होता है महत्तम? तो धातु मेटल जो होती है तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, जो ध्वनि का वेग है वो अधिकतम होता है कहाँ? धातु में। तो
जो सॉलिड जो होता है, धातु मेटल जो होता है, उसमें मतलब ध्वनि का वेग मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 320 पर। क्वेश्चन 320 में कहता है मुझसे, हाँ तो क्वेश्चन 320 में कहता है, नज़दीकी आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रचंड में फिनोमेनन का उदाहरण, किसका उदाहरण ये माना गया है? तो डॉपलर इफेक्ट ये माना गया है। डॉपलर भैया ने दिया था कि कोई ट्रेन आती हुई आवाज़ मतलब ध्वनि की बढ़ती हुई गुणता का कारण क्या है? ये डॉपलर इफेक्ट माना गया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 321 पर। सोनार, जो सोनार जो होती है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में क्या उपयोग करते हैं हम? तो अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं सोनार में। ठीक है, अपश्रव्य तरंगों के कारण हम किसी मतलब सोनार के द्वारा हम किसी भी जलयान का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया। पराश्रव्य तरंगें, यहाँ पराश्रव्य तरंगें दे रखा है, यहाँ पे अपश्रव्य तरंगें दे रखा है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, एक मिनट देख लेने तो मुझे। सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं? तो सोनार में हम केवल अवरक्त तरंगें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है उसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं सोनार में। ठीक है, चलते हैं आगे 322। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? ये अनावेशित कण हैं। जो कॉस्मिक किरणें हैं ये एक अनावेशित किरणें मानी जाती हैं। ठीक है, अनावेशित जिन पर कोई आवेश नहीं माना गया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 323 पर। क्वेश्चन 323 में, माध्यमों में जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम में रखना है जल इस्पात में ध्वनि की चाल को। ध्वनि की चाल किस सबसे पहले आरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम माना गया है। ठीक है, आरोही क्रम को सबसे पहले क्या? सेकंड इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होती है, सबसे घटता हुआ क्रम पूछा है। और इससे कम किस में होती है? इससे कम होती है जल में, और इससे कम होती है नाइट्रोजन में। सबसे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 24 में देख लो। क्वेश्चन 324 में कहता है कि VA मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर और वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ इस्पात मतलब जिस वायु, जल और ध्वनि, इस्पात में ध्वनि की गति पूछी। ध्वनि गति क्या होती है? सबसे अधिक जो होती है, सबसे कम किस में मानी गई है? एयर में। मैंने बताया था सबसे कम मानी गई है एयर में। ठीक है, और इससे अधिक मानी गई है वाटर में, और इससे अधिक मानी गई है सॉलिड में। ठीक है, तो जो ध्वनि की जो गति होती है ऑप्शन ऑफ बी ठोसों में सबसे अधिक होती है, इससे कम वाटर में होती है, और उससे कम होती है किसमें? एयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन नंबर 325 में, ध्वनि के दूत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट से सुनाई दे सके? कितनी दूरी होनी चाहिए? तो बता दें आपके लिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, इससे कि हमारी प्रतिध्वनि सुनाई दे जाए हमें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 326। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। वैसे हम अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर मान लेते हैं, लेकिन 16.5 मीटर होती है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 327। क्वेश्चन 327 में कहता है कि ध्वनि का वेग जो होता है, ध्वनि का वेग वायु में के अनुपात में कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानतम कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 330 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना, 330 मीटर पर सेकंड माना गया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 328 में क्वेश्चन कहता है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो बता दूं मैं आपके लिए, वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पराध्वनि तरंगें निकालते हैं, और उन्हीं के द्वारा निर्देशों का निर्देशित करते हैं, मतलब उन्हीं के द्वारा निर्देशित करते हैं, उन्हीं द्वारा पहुंच जाते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 329 पर। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि किस में चलती है? ध्वनि निम्न अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। ध्वनि क्या चलती है? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती हैं। यह ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 330 पर। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? जल में। तो ध्वनि की जो स्पीड होती है वो सबसे अधिक किस में होती है? वाटर में होती है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर
किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, किस पर होगी, तो वो लोहे में, किस पर होगी, लोहे में होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 332 पर। ध्वनि तरंगों की सबसे अधिक तीव्र प्रगमन होता है, ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र प्रगमन होता है कहाँ होता है, सबसे अधिक प्रगमन होता है ठोसम में। ध्वनि की स्पीड सबसे अधिक कहाँ होती है, कहाँ होती है, ठोसम होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 में कहता है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई गई जाती है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है क्या, एक्स किरण है, किसे प्रयोग में लाई जाती है, जो एक्स किरण प्रयोग करने में लाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 334वां, क्वेश्चन 334वां कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा कहता है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्धित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, पराश्रव्य ध्वनि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। को कौन सा कथन सही है, कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले बता दूं, पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे एक बार देख लें इसका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहला तीसरा चौथा राइट ऑप्शन है। ठीक है, पहला देख लो सबसे पहले, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, सही बात है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्धित करने के लिए प्रयोग, वहाँ से कहता है ध्वनि की गति नापता है। ठीक है, मैक नंबर, लेकिन ध्वनि की गति गैस से द्रव्य और ठोस की तुलना में अधिक होती नहीं, अधिक नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा और तीसरा और पहला ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 335 पर। पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग कितनी होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगें होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगें मानी जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 336 पर। क्वेश्चन 336 में कहता है मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते। जो मानव है कान की निम्न आवृत्ति को, किस आवृत्ति की वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, कौन सी आवृत्ति को से नहीं सुन सकते, कौन सी है, वो 20,000 चक्र पर सेकंड की जो आवृत्ति ध्वनि मिलती है उसे हम सुन नहीं सकते हैं। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 337 पर। क्वेश्चन 337 में कहता है पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंगों के बारे में, ये कीड़ों को नष्ट कर देती हैं, ये कपड़ों में धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती हैं, या इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों पर नियंत्रण कर सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों की बात कर रहा है, तो क्या होगा, क्या चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो मेरे साथ तो चारों ऑप्शन सही होंगे। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, सही बात है। ये कपड़ों को धूल से कर हटा देती हैं, सही बात है। इनको बीमारियों के उपचार में किया जाता है, ये स्वचालित दरवाजों में नियंत्रण करती हैं, तो ये सभी सही हैं ऑप्शन। ठीक है, चारों। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी सही हैं। आगे चलते 338वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 338 में कहता है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, वेव लेंथ बोलते हैं उसे। दो सक्सेसिव क्रिएट्स और सक्सेसिव थ्रो इन्हें क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 339 में। क्वेश्चन 339 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी नहीं है, वो अल्फा किरण है। जो अल्फा किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं मानी जाती हैं। अल्फा और बीटा दोनों ये विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, ये गामा रे, अवरक्त किरण, एक्स रे, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानी गई हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन 340 में। क्वेश्चन 340 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा की प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, प्रति क्वांटम संख्या सर्वाधिक होगी, किस में होगी, तो बता दो 200 से 280 नैनोमीटर में अधिक सब विकिरण की एनर्जी सबसे अधिक मानी गई है। ठीक है, होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 341 में। क्वेश्चन 341 में म्यूजियम कंसंट्रेस के लिए हॉल की दीवारों को, म्यूजियम कंसंट्रेंस के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है, ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए। जो हॉल की दीवारों को क्या करना है, ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए, जब तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती है। ठीक है, चलते हैं आगे 342 में कथन दे रखी है। ठीक है, निष्कर्ष निकालना है यहाँ पर, तो बता दो अनुसरण और विशेषण बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती हैं। कारण देख लो, दीवारों, छत, धरातल से
वर्त ध्वनि परावर्तित हो सकती है, जो दीवार छत वगैरह होती हैं उनसे अपरावर्तित ध्वनि परावर्तित हो सकती हैं, तो कौन सा कथन सही है? कथन को चयन करना है आपके लिए, तो बताइए। तो मेरे हिसाब से दोनों सही है, ठीक है। लेकिन आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है व्याख्या? दोनों सही है अपनी जगह पर, लेकिन आर एक ही व्याख्या कर रहा है, ये बता दो आपके लिए। सबसे जो दीवार छत धरातल से अपस्रव्य ध्वनि परावर्तित हो सकती हैं, ये सही बात है। लेकिन अनुसरण विशेषण बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती हैं, जब तो ध्वनि के अनुसरण मिलते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। तो ये अनुसरण आर एक की व्याख्या सही कर रहा है, ठीक है। 343वां, तो कौन सा 343 में कहता है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जैव पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सीईजी, सोनोग्राफी या ईईजी या एक्सरे। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर होगा, जरूर बताना, ठीक है। भूलना मत इस बात का। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, जो यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है आंसर इसका, तो आपको बताना है जरूर। आगे चलते हैं। तंतु प्रकाशी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? किस में होता है? तो प्रकाश तरंग में प्रभावित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। मैं देखो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैं, इतनी जल्दी, इतनी इस वजह से इतनी जल्दी करा रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी। निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य कौन सा होगा? नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, नैनो कण द्वारा 120 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, नैनो कण सिलिका के केवल एक नैनो कण का बना होता है, नैनो कण रजत के केवल एक नैनो कण का बना होता है। क्या ऑप्शन सही होगा? तो बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले एक नैनो कण जो होता है 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। इसका राइट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 346वां, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किस में होता है ऋणात्मक आवेश? ये होता है बीटा किरणों में। तो बीटा किरणों में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, कौन सी तरंगें शून्य के संचरण नहीं कर सकती? शून्य में संचरण नहीं कर सकती कौन सी तरंगें? तो वो ध्वनि है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो संचरण नहीं कर सकती, शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 348, रडार का प्रयोग मुख्यतः रूप में किया जाता है। रडार का प्रयोग किस में किया जाता है? रडार बताइए। तो बता दूं मैं आपके लिए, जो रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने में, जो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, उसको रडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 349, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, उसकी रेंज पूछिए। आवृत्ति बैंड की रेंज कितनी होती है? तो कितनी? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य में होती है। कितनी? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है, ठीक है। एक FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड की परास, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 350 पर। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है, ध्यान रखना। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम बताएंगे क्या कारण है। तो इसका जो कारण होगा, क्या कारण होगा? तो इसका ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है। जो ध्वनि का जो वेग होता है वो इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसी वजह से प्रतिध्वनि डबल सुनाई देती है, यह ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 351, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य लगभग होता है 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। एक्स किरणों की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम मानी गई है, ठीक है। आगे, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्न किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, यह ध्यान रखना। चलो चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? कौन सी यांत्रिक तरंगें मानी गई हैं? ध्वनि तरंगें, वो यांत्रिक तरंगें मानी गई हैं, यह ध्यान रखना, ठीक है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें मानी गई हैं। आगे
घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, कौन सी घटना है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती? ध्रुवण। ये जो पोलराइजेशन जो होता है जो ध्वनि तरंगों में नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 335 355 पर चलते हैं। 355 का क्वेश्चन कहता है 355 का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? कौन सा कथन है एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है, ये पूछा है। तो एक्स किरणों के लिए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, तो हम बताएंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक्स किरणें परमाणुओं के भीतरी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन से उत्पन्न होती है, ये सही बात है। एक्स किरणें बहुत छोटे तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्स किरणों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते नहीं। एक्स किरणें जो होती हैं उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, एक्स किरणों में। और डी ऑप्शन है एक्स रे नलिका में आपाती इलेक्ट्रॉन संपूर्ण ऊर्जा एक्स किरणों में परावर्तित होती है, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर डी बी और ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 356 पर। क्वेश्चन 356 में कहता है कि दो प्रकाश तरंगें परस्पर संबंध कहलाती हैं यदि उनके कलांतर समान हो, उनके जो फेस डिफरेंस है वो सेम हो तो दो प्रकाश तरंगें परस्पर संबंध कहलाएंगी, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 357 में। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज मानी गई है। 10 मेगाहर्ट्ज। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर का जो बैंड है प्रसारण प्राप्त होता है, तो इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की जो आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज मानी गई है, ध्यान रखना। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 358। क्वेश्चन 300 सूक्ष्म तरंगें ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? जो सूक्ष्म तरंगें ओवन है किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया करता है? तो किसका? आदर्श परिसर की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का, आदर्श परिसर की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का प्रयोग करता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 359 में। कथन क्या दे रहा है यहाँ पर? जब कोई बंदूक दागी जाती है तो वह प्रेक्षित होती है यदि यह गोली के वेग की तुलना में काफ़ी कम वेग से पीछे धकेलती है, सही बात है। कथन सेकंड है प्रक्षिप्त होती बंदूक का वेग कम होता है क्योंकि बंदूक गोली की तुलना में अधिक भारी होती है। बात तो सही दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये बताना आपके लिए। ऑप्शन ही नहीं दिए हैं इसके, चलो तो बता दूँ मैं आपके लिए। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, अपनी जगह दोनों सही माने गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 360 पर। क्वेश्चन 360 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है? कथनों को सही बताना कौन सा कथन सही है। गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनके सामान्य अपेक्षिता के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। जो गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनके सामान्य अपेक्षिता के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। गुरुत्वीय तरंगें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में भी विद्यमान है। सीधे रखा है गुरुत्वीय तरंगों को व्यक्तिकरण मान नामक अति संवेदनशीलता संसूचकों के द्वारा संसूचित किया जाता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसका बताना आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका बता दूं मैं आपके लिए, गुरुत्वीय तरंगें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में भी विद्यमान नहीं। जो गुरुत्वीय तरंगें हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में नहीं मिलती हैं, लेकिन ये ऑप्शन भविष्यवाणी 1916 में हुई थी और गुरुत्वीय तरंगों के व्यक्तिकरण का नामक अभिसंवेदनशील संसूचकों द्वारा संसूचित किया जाता है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी और पहला सही है, दोनों राइट ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 361 में। और 361 में कहता है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सी तरंगें उनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता? वो ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 362। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संवेदनाओं संदेशों द्वारा संचरण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का प्रसारण संचरण होता है, क्या होता है? तो आयनन मंडल द्वारा। क्या होता है? आयाम मंडुलन द्वारा बोलते हैं, मांडुलन द्वारा होता है, ठीक है। चल चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 363 में। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, गलत कथन बताना है आपके लिए।
तो गलत कथन कौन सा होगा? तो पहले सेट कर लूँगी, 1 मिनट। हाँ देखो, चलो। मानव कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? बदलती है। ध्वनि की बढ़ती हुई तीव्रता की प्रति कान की प्रति तीव्रता लघुगणकीय लोगरिथमिक होती है। या सी ऑप्शन है, जब दो या दो से अधिक तरंगों एक ही माध्यम में चलती हैं तो उनके माध्यम में किसी अवयव का विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होता है। या डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कि अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में ठोस द्रव गैस में चल सकती है। सही बात है, ये तो सी भी सही बात है। और मानव शरीर जो मानव कान की संवेदनशीलता की ध्वनि है जो आवृत्ति के साथ नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, ध्यान रखना बदलती है। ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक, इस नहीं की वजह से गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। 364 में 364 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। नहीं, 20 हर्ट्ज नहीं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगें। और बी ऑप्शन है, गैस में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। उच्चतर आयाम वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है। या डी ऑप्शन दे रहा है, तो डी ऑप्शन दे रहा है उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें क्षीण होती हैं। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए गलत है बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 365 में। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं मेरे? देखो एक मिनट। हाँ, अभी थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और हैं, इन्हें करा दूँगी। ठीक है, 365 में क्वेश्चन कहता है कि एक्स किरणें के एक फोटोन की ऊर्जा 1 किलो वोल्ट है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दृश्य विकिरण वाले एक फोटोन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर रखना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, गलत कथन पूछा है। दोनों फोटोन की ऊर्जा भिन्न है। या एक्स किरण फोटोन का तरंग दर दृश्य विकिरण फोटोन की तरंग दर से कम है। या फिर सी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, निर्वात में दोनों फोटोन की चाल भिन्न है। नहीं, निर्वात में दोनों फोटोन की चालें जो स्पीड होती हैं वो सेम होती हैं। हर फोटोन की स्पीड सेम होती है। ठीक है, निर्वात में एक्स किरण फोटोन की आवृत्ति दृश्य विकिरण फोटोन की आवृत्ति से अधिक है। सही बात है, ये सही बात है, ये भी सही बात है। ये मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 366 में क्वेश्चन कहता है कि एक जैवक्रिय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर सकती है। एक रज्जु पर गमन करती है। रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है? कोई रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है, ये बताना आपके लिए। तो रज्जु किस गति में स्थित होगा, तो देख लो एक बार। जो ऑप्शन तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली SHM सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान जो कोणीय आवृत्ति वाली जो तरंग है सरल आवर्त गति कह लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 367 निम्नलिखित में कौन किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? किसकी है, मतलब उच्चतम एनर्जी किसकी है? गामा किरण की उच्चतम एनर्जी मानी जाती है, ऊर्जा मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 368 में का ऑप्शन ही नहीं दे रखे तो इसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन को तो जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ताकि और जितने भी मतलब MTS CHS वगैरह 10+2 जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट साइंस से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान रखना इस बात का। और अगला टॉपिक 5वां टॉपिक जल्दी से लेकर कल ही टॉपिक लेकर आऊँगा। ठीक है, जल्दी से अगला टॉपिक जल्दी से लेकर के आऊँगा। वो थोड़ा टाइम लग गया था, वो पहले 3 वीडियो डाल दी थी मैंने, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी को। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा और बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू आज के लिए।